एनिमे की स्टार्टिंग में हम मिकामी को देखते हैं जो कि 37 साल का एक काफी खुश आदमी है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आज वो अपने फ्रेंड और उसकी फियांसे से मिलने जा रहा है क्योंकि उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और वो लोग मिकामी को ट्रीट देना चाहते हैं। पर तभी अचानक से एक आदमी चाकू लेकर इनकी तरफ बढ़ता है और मिकामी का दोस्त अपनी फियांसे को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर तभी मिकामी उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से चाकू उसे लग जाती है। वो मुजरिम तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, पर मिकामी के शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था। उसे पता था उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए वो अपने दोस्त से कहता है तुम बस मेरे कंप्यूटर को बाथटब में डाल देना। दूसरी तरफ मिकामी के रीइंकार्नेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही देर में वो एक स्लाइम के रूप में रीइंकार्नेट हो जाता है। वो नॉर्मली चल रहा होता है और उसे फील होता है प्लांट्स उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। वो इस चीज को समझ नहीं पाता और एक स्ट्रेंज वॉइस उससे कहती है ये तुम्हारे प्रेडेटर की एबिलिटी की वजह से हो रहा है। असल में इस स्ट्रेंज वॉइस का नाम ग्रेट सेज है और ये भी मिकामी की एबिलिटी ही है। फिर स्लाइम वहाँ के सभी इम्पोर्टेंट पौधों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे वहाँ बहुत ही कीमती पत्थर भी मिलते हैं। फिर वो आगे एक स्ट्रेंज चीज से टकराता है। अभी ये स्लाइम देख नहीं सकता है, जिस पर सामने वाला मॉन्स्टर कहता है एक डील करते हैं, मैं तुम्हें देखने की एबिलिटी दूंगा और बदले में तुम मुझसे बातें करोगे। स्लाइम इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और जब उसे आंखें मिलती है तो वो बहुत खुश होता है। पर जब उसकी नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ती है तो उसे पता चलता है उसके सामने 4 ग्रेट ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन वेल्डोरा खड़ा है। वो वेल्डोरा से काफी डरने लगता है। वो वेल्डोरा को बताता है वो दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेट होकर यहाँ आया है, जिस पर वेल्डोरा उसे कहता है जनरली किसी को दूसरी दुनिया से यहाँ लाने के लिए 30 सेज लगते हैं और उन्हें कम से कम 7 दिन का समय लगता है। वेल्डोरा अपनी स्टोरी भी बताता है उसने एक बार गुस्से में आकर एक पूरे टाउन को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से ग्रेट हीरो ने वेल्डोरा को इस प्रिजन में बंद कर दिया है। वेल्डोरा यहाँ पर 300 सालों से बंद है और वो काफी अकेला है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वेल्डोरा स्लाइम को रिमिरू टेम्पेस्ट नाम देता है और वो स्लाइम तुरंत ही इवॉल्व हो जाता है क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी भी मॉन्स्टर को नाम दिया जाता है तो उसका इवोल्यूशन होता है। रिमिरू वेल्डोरा को एक आइडिया देता है कि वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और जब वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो प्रिजन को तोड़ ले तब रिमिरू उसे अपने पेट से आजाद कर देगा और ड्रैगन इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। रिमिरू काफी दिनों तक उसी केव को एक्सप्लोर करता है और वो दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा था। एक दिन उसके सामने एक स्नेक आता है जिसे वो सिंगल वाटर अटैक से मार देता है और उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उस स्नेक की सारी एबिलिटीज अब रिमिरू को मिल चुकी थी। ऐसे ही वो एक स्पाइडर से भी फाइट करता है जिसकी एबिलिटीज की वजह से अब वो स्पाइडरमैन की तरह मूव कर पा रहा था। रिमिरू देखता है गेट से 3 एडवेंचरर्स अंदर आते हैं क्योंकि उनकी गिल्ड में पता चल चुका था अब वेल्डोरा उसके प्रिजन में नहीं है और ये तीनों उसी को चेक करने आए थे। रिमिरू उसी दरवाजे से बाहर चले जाता है और उसे बाहर एक गॉब्लिन्स का ग्रुप दिखता है जो कि उससे काफी डरा हुआ था। रिमिरू अपनी बोलने की एबिलिटी का यूज करके उनसे बातें करता है। गॉब्लिन्स जानते थे कि रिमिरू बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो उससे हेल्प मांगते हैं। वो बताते हैं जब से वेल्डोरा गायब हुआ है तब से सभी मॉन्स्टर्स ने अपना आतंक बहुत बढ़ा दिया है और अब डायर वुल्फ इन पर हमला करते हैं, पर ये बेचारे उनके सामने बहुत कमजोर हैं, इसीलिए वो रिमिरू से मदद मांगते हैं। रिमिरू इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बदले में गॉब्लिन्स का एल्डर उनसे कहता है ये लोग रिमिरू के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे और जिंदगी भर रिमिरू की सेवा करेंगे। वो लोग उसे अपना नया लीडर भी बना देते हैं। फिर एल्डर रिमिरू को डायर वुल्फ से घायल हुए गॉब्लिन से मिलवाता है। रिमिरू उनकी हालत देखकर उन्हें हील करने का डिसाइड करता है। वो एक गॉब्लिन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी बॉडी में हीलिंग पोशन लगाकर उसे पूरी तरीके से ठीक करके बाहर निकाल देता है। वो ऐसा करके वहाँ के सारी गॉब्लिन्स को ठीक कर देता है। चांदनी रात को डायर वुल्फ गॉब्लिन्स के इलाके पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, पर वो लोग देखते हैं गॉब्लिन्स ने अपने चारों तरफ फेंस लगा दिया है। रिमिरू सामने आकर उनको वार्न करता है उन्हें वापस चले जाना चाहिए वरना वो उन सभी को मार देगा, पर फिर भी वो लोग अटैक करते हैं। पर फेंस के करीब आते ही वो मर जा रहे थे क्योंकि रिमिरू ने वहाँ पर मैजिकल थ्रेड्स लगाए थे। पर वुल्फ का लीडर रिमिरू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर रिमिरू उसे भी पकड़ लेता है और अपनी वाटर ब्लेड स्किल का यूज करके उसे वहीं पर मार देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे मिमिक की एबिलिटी मिलती है जिसका इस्तेमाल करके वो भी एक डायर वुल्फ बन जाता है और बाकी वुल्फ को भगाने के लिए बहुत तेज दहाड़ता है। पर वो लोग भागने की बजाय रिमिरू के आगे झुक जाते हैं और उसे ही अपना नया लीडर
मानने लगते हैं। अगले दिन रिमुरु सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें एक रूल बताता है कि उन्हें किसी भी कंडीशन में एक दूसरे से फाइट नहीं करनी है। फिर रिमुरु सोचता है वो इन सभी को नाम भी देगा और ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे जैसे रिमुरु उनको नाम दे रहा था उनका इवोल्यूशन भी होता जा रहा था। जब रिमुरु फर्स्ट डायरवुल्फ को नाम दे रहा था तब उसकी बॉडी मेल्ट होने लगी थी क्योंकि उसने अपना बहुत सारा मैजिक यूज कर लिया था और फिर वो 3 दिनों के लिए सोया रहता है। उसके उठने के बाद उसके पास एल्डर गॉब्लिन आता है जिसका नाम रिगर्ड है और अब वो इवॉल्व होकर काफी हेल्दी हो गया था। रिमुरु से मिलने के लिए रंगा भी वहाँ आता है। रिमुरु को ठीक देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। रिमुरु रंगा से डिस्कस करता है कि उसने अभी सिर्फ एक ही वुल्फ को नाम दिया है, पर रंगा उसे बताता है अब यही नाम उनके पूरे क्लैन का है। फिर रिमुरु सभी लोगों को बताता है उनके लिए 3 रूल्स और हैं। पहला, उन्हें कभी भी किसी इंसान पर हमला नहीं करना है क्योंकि उसे इंसान बहुत पसंद है। दूसरा, उन्हें आपस में लड़ाई नहीं करनी है और तीसरा, वो अपने कमजोरों पर हमला नहीं करेंगे। फिर रिमुरु रिगर्ड को गॉब्लिन लॉर्ड बना देता है जिसकी वजह से वो काफी इमोशनल और खुश होता है। वो कुछ गॉब्लिन्स को खाना बनाने के लिए भेजता है और कुछ को घर बनाने का काम देता है, पर उनसे वो काम अच्छे से हो नहीं रहा था। इवन वो लोग जो कपड़े भी पहनते थे वो भी बहुत रिवीलिंग थे। रिमुरु को रिगर्ड से पता चलता है कि उन्हें एक टाउन में कलाकार मिल जाएंगे जो उनके लिए घर और कपड़े बना देंगे। रिमुरु ये जानकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। रिमुरु अपना गाँव रिगर्ड के हाथ में छोड़कर कुछ लोगों के साथ उस टाउन के लिए निकल जाता है। वो लोग शाम को एक जगह पर रुकते हैं और वो रिगर्ड से पूछता है तुम्हारे भाई को नाम कैसे मिला था, जिसमें वो बताता है उसे एक बंदे ने नाम दिया था जिसका नाम गैलमट था। रात में रिमुरु गॉब्लिन से उस शहर के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है वहाँ पर एल्फ्स भी होंगे और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और 3 दिन में टाउन पहुँच जाते हैं। रिमुरु सभी लोग को शहर से दूर रहने के लिए कहता है और गुप्ता के साथ शहर की तरफ जाता है जहाँ पर उन्हें 2 गुंडे परेशान करते हैं और वो रिमुरु को बोलता हुआ देखकर कहते हैं ये तो एक बोलने वाला स्लाइम है, इसे बेचने पर हमें अच्छा पैसा मिलेगा। रिमुरु गुप्ता को आंखें और कान बंद करने के लिए कहता है अपने फर्स्ट रूल की वजह से और खुद जाकर उन दोनों गुंडों से फाइट करता है। वो खुद को एक डायरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बहुत जोर से दहाड़ मारता है जिसकी वजह से वो लोग उड़ जाते हैं। उन लोगों के साथ साथ नॉर्मल इंसान भी उड़ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो इन दोनों को जेल में डाल देते हैं। तभी वहाँ पर एक और गार्ड आता है जो बताता है उनके कुछ साथी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हैं और उनके पास कोई पोशन भी नहीं है। ये सुनकर रिमुरु उनके सामने पोशन रख देता है। काइडो वो पोशन लेकर जाता है और रिमुरु उसके लौटने का इंतजार करता है। वो काफी बोर हो रहा था इसीलिए वो गुप्ता के साथ खेलने भी लगता है, पर गुप्ता तो बहुत गहरी नींद में था। फिर काइडो अपने सभी साथियों के साथ वापस आता है और रिमुरु को थैंक्स कहता है उसके भाइयों की जान बचाने के लिए। काइडो से ट्रीट भी देता है। रिमुरु से बताता है उसे घर बनाने के लिए कुछ कलाकार चाहिए। काइडो उसे एक लोहार के पास लेकर जाता है जो कि बहुत बिजी था क्योंकि मिनिस्टर वेस्टा ने उसे 10 स्वॉर्ड बनाने के लिए कहा था, वो भी सिर्फ 7 दिन में। इवन इनके पास तो उसका मटेरियल भी खत्म हो चुका था जिसकी वजह से वो रिमुरु की हेल्प करने से मना कर देता है, पर रिमुरु उसके एक स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कॉपी पेस्ट करके 10 स्वॉर्ड बना देता है। सभी लोग इस चीज से बहुत खुश हो जाते हैं और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर रिमुरु को बहुत सारी क्यूट क्यूट एल्फ मिलती हैं जो कि रिमुरु के साथ काफी ज्यादा खेलने लगती हैं। फिर उन्हीं एल्फ में से एक एल्फ के पास क्रिस्टल बॉल होती है जिसमें वो किसी का भी फॉर्च्यून देख सकती थी और वो देखती है कि रिमुरु की लाइफ पार्टनर कौन होगी, जिसमें उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। ये लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे पर तभी वहाँ वेस्टा आ जाता है और वो उस ब्लैकस्मिथ पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे 10 स्वॉर्ड बनानी है और अभी वो यहाँ बैठकर मस्ती मार रहा है। वो स्लाइम जैसे छोटे मॉन्स्टर को रेस्टोरेंट में घुसने देने के लिए रिसेप्शनिस्ट पर भी गुस्सा करता है। वो उसे शांत करने के लिए ड्रिंक्स देती है पर वेस्टा वो ड्रिंक उठाकर रिमुरु के ऊपर डाल देता है और ये देखकर काइजन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वेस्टा के मुंह में एक बहुत जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से उन 5 को अरेस्ट कर लिया जाता है और गुप्ता तो अभी तक सो रहा था। काइजन अपने पास्ट के बारे में भी बताता है कि वो पहले किंग के लिए काम किया करता था और उसकी पोस्ट वेस्टा से भी ऊपर थी, पर वेस्टा उससे जलता था और उसके एक फील्ड प्रोजेक्ट में वो काइजन का नाम फंसा देता है जिसकी वजह से किंग उसे पोस्ट से हटा देते हैं। वो चारों ये भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब से रिमुरु के विलेज में ही रहेंगे। अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ पर ये लोग किंग से भी मिलते हैं। यहाँ पर वेस्टा ने खुद को और भी चोटें लगा ली थी और वो पूरा इल्जाम काइजन पर डालता है।
जिस पर जज फैसला लेते हैं कि उन्हें टाउन से निकाल दिया जाएगा। पर किंग काइजन के सामने एक ऑफर रखते हैं, अगर तुम अपनी पुरानी पोस्ट में वापस आना चाहो तो तुम आ सकते हो। पर काइजन इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और उन लोगों के जाने के बाद किंग वेस्टर को खूब सुनाते हैं कि उसकी वजह से उनका एक इतना लॉयल साथी अब उनके साथ नहीं है। किंग को ये भी पता चलता है कि उस मैजिक प्रोजेक्ट में काइजन इन्वॉल्व था ही नहीं और सारी गलती सिर्फ वेस्टा की थी और अब वेस्टा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। इधर काइजन के दोस्त उसे गुड बाय कहने आते हैं। फिर हम गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर तीनों एडवेंचरर बताते हैं उन्हें उस गुफा में वेल्डोरा नहीं मिला और न ही कोई अदर मॉन्स्टर्स मिले, पर वो लोग बहुत मुश्किल से जिंदा बच के आ पाए हैं। गिल्ड मास्टर कहता है उन्हें 3 दिन बाद फिर से पूरे फॉरेस्ट को एग्जामिन करना होगा। ये लोग बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि इन्हें और रेस्ट चाहिए था। फिर उनके पास एक लड़की आती है जो कि इनके साथ उस फॉरेस्ट वाले एडवेंचर पर जाना चाहती थी और ये लोग उस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर रिमरू एक डायर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है और रंगा को एक नई टेक्निक सिखाता है और फिर ये लोग अपने गांव वापस पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ गॉब्लिन्स एक ब्लैकस्मिथ से काम सीख रहे थे और फीमेल गॉब्लिन्स ज्वेलरी का काम सीख रही थी। वहां पर आउटसाइड के बेसहारा गॉब्लिन्स भी आते हैं और रिमरू उन सभी को एक्सेप्ट कर लेता है, पर सभी को नाम देते देते बेचारे की हालत खराब हो जाती है। पर अब जो रिगर्ट है वो गॉब्लिन किंग बन चुका है जिसके अंडर बहुत सारे गॉब्लिन लॉर्ड काम करते हैं। रॉगर्ट रिमरू को बताता है उन्हें पता चला है जंगलों में कुछ इंसान हैं। असल में ये लोग कुछ मॉन्स्टर से भाग रहे होते हैं, पर जो शीजू रहती है वो रुकती है और उन मॉन्स्टर से फाइट करने का डिसाइड करती है। वो अपना फायरबॉल स्पेल यूज करती है जिसमें कुछ मॉन्स्टर्स तो मर जाते हैं पर कुछ जिंदा थे और शीजू ने स्वॉर्ड से मार देती है। उन्हें लगता है उनकी फाइट खत्म हो गई, पर तभी एक मॉन्स्टर दोबारा खड़े होता है। इससे पहले कि शीजू कुछ कर पाती वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है, पर तभी वहाँ रिमरू आता है और शीजू को बचा लेता है। यहाँ पर शीजू का मास्क हट जाता है और हम देखते हैं कि वही लड़की थी जो उस क्रिस्टल बॉल में दिखी थी। रिमरू उन लोगों को अपने गांव लाता है जहाँ पर इन लोगों की अच्छी खातिरदारी की जा रही थी। वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है इस गांव का लीडर रिमरू है और ये देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं, जिस पर रिमरू एक जोक मारता है और उस जोक पर सिर्फ शीजू हंसती है। इवन उसका जो तरीका था बैठने वगैरह का वो भी एक जापानीज की तरह था। शाम को शीजू और रिमरू अकेले में बात करते हैं और यहाँ पर दोनों को पता चलता है ये दोनों ही जापान से हैं और जो शीजू थी वो अचानक से वार के बीच में समन कर ली गई थी, पर वो जापान में रहना चाहती थी और रिमरू अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके सारा जापान दिखाता है। शीजू बहुत खुश थी कि अब जापान एक पीसफुल जगह बन चुका था। शीजू कहती है काश उसकी मॉम भी ये सब देख पाती, पर तभी रिमरू काइजन के साथ चले जाता है क्योंकि उसे कुछ काम था और हम शीजू की बैक स्टोरी देखते हैं जिसमें वो और उसकी मॉम अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और शीजू को अचानक से समन कर लिया गया था। वो समनर शीजू को देखकर कहता है ये भी एक फेल्ड सब्जेक्ट है। शीजू बहुत बेसहारा थी और उससे हेल्प मांगती है, पर वो शीजू के सामने एक फायर डीमन को समन करता है जो कि शीजू की बॉडी पर चले जाता है। फिर वहाँ जमीन पर एक फेदर गिरता है जिसमें से एक डीमन स्पॉन हो जाता है जो कि लियोन को मारने आया था। लियोन शीजू को ऑर्डर देता है कि इस डीमन को मार दो और वो मानो जैसे हिप्नोटाइज हो जाती है और अपने फायर स्पेल्स का इस्तेमाल करके उस डीमन को मार देती है। लियोन इस चीज से काफी खुश होता है। फिर कुछ सालों बाद शीजू जंगल में थी जहाँ उसे करीनो मिलती है जो कि एक फॉक्स के साथ खेल रही थी। फिर शीजू भी उसके साथ खेलने लगती है और वो लोग उस फॉक्स को पिज्जू नाम देते हैं जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो जाती है। फिर शीजू इन दोनों को अपने साथ घर लेकर जाती है, पर लियोन को ये चीज पसंद नहीं आती और वो शीजू को फिर से हिप्नोटाइज कर देता है जिसकी वजह से वो खुद ही उन दोनों को मार देती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो बहुत रोती है और फिर शीजू की नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी से कंट्रोल खो रही थी और वो डिसाइड करती कि वो यहाँ से चले जाएगी। रिमरू चाहता था कि वो और दिन रुके, पर शीजू नहीं रुकती और जब वो अपने बाकी टीममेट्स को बाय कहने आती है तब वो रास्ते में ही अचानक से बेहोश हो जाती है और उसके मास्क में क्रैक आ जाता है और फिर वहाँ पर अजीब सी चीजें होने लगती हैं क्योंकि शीजू अपने शरीर के उस डीमन से कंट्रोल खो चुकी है। पर इसके बाद भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि असल में वो ये सब नहीं करना चाहती। रिमरू रिगर्ट को ऑर्डर देता है कि सभी गाँव वालों को एक दूर सेफ जगह पर लेकर जाए और अब शीजू एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी।
सभी एडवेंचर्स को लगता है कि वो लोग अब नहीं बच पाएंगे। फिर वो वहाँ पर 3 और मॉन्स्टर्स को समन कर लेती है। रिमरू उस पर अपने वाटर ब्लेड से अटैक करता है पर उससे कोई फायदा नहीं होता। पर एरन के अटैक से उन्हें जरूर डैमेज हो रहा था, जिससे रिमरू को एक आइडिया आता है और वो एरन से खुद पर अटैक करने के लिए कहता है। फिर वो उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसे एनालाइज और कॉपी करके मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे वो सभी खत्म हो जाते हैं। पर तभी डीमन अपनी क्लोन्स बना लेता है और अब तक रंगा सभी लोगों को लेकर बहुत दूर जा चुका था। रिमरू उन सभी क्लोन्स को भी आसानी से मार देता है, पर जो डीमन था उसने रिमरू को अपने ट्रैप में फंसा लिया था और उसके चारों तरफ आग ही आग लगा देता है और रिमरू काफी डरने लगता है। पर ग्रेट सेज उसे बताती है कि उसके पास स्पेल नलिफाई करने की भी एबिलिटी है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होगा। डीमन उसे इग्नोर करके जाने लगता है, पर तभी रिमरू उस पर अपना अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है और फिर उसे एब्जॉर्ब भी कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर शीजू की बॉडी मिलती है और अंदर डीमन वेल्डोरा से मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। कुछ देर बाद शीजू को भी होश आ जाता है और हमें आगे की स्टोरी पता चलती है कि शीजू अपनी फ्रेंड को मारने के बाद लियोन के अंडर ही काम करती थी, पर एक दिन एक हीरो ने उनके कासल पर हमला कर दिया था और शीजू को मजबूरी में उससे लड़ना पड़ा। शीजू को लगा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, पर हीरो उसकी सारी बात सुनता है और उसे अपने साथ ही लेकर जाता है। शीजू को हीरो के साथ बहुत मजा आया और उसने शीजू को अपना मास्क भी दिया, जिससे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। पर एक दिन हीरो गायब हो गया और शीजू ने हमेशा कोशिश करी कि वो लोगों की मदद करे, पर जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी उसके लिए अपने अंदर के डीमन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से उसने ये सब छोड़ दिया और एक स्कूल में टीचर बन गई, जहाँ पर समन किए हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ पर शीजू के जो स्टूडेंट्स थे उनसे शीजू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उनमें से एक स्टूडेंट आगे बढ़ के एक ग्रैंड मास्टर भी बना। शीजू मरने की हालत में थी और वो रिमरू से कहती है, मेरी एक आखिरी इच्छा है, तुम मुझे इस दुनिया से मुक्त कर दो और मेरे मरने के बाद मुझे एब्जॉर्ब कर लो। रिमरू से प्रॉमिस करता है कि वो उसके समनर लियोन को भी ढूंढेगा और उससे बदला लेगा। शीजू की मौत के बाद रिमरू उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और शीजू अपनी आफ्टर लाइफ में होती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलती है। दूसरी तरफ ये एडवेंचरर्स भी शीजू से मिलने जा रहे थे और वहाँ पर उन्हें सारी चीजें पता चलती है, जिससे वो लोग काफी दुखी होते हैं। रिमरू उनके कहने पर वापस से शीजू बन जाता है। वो लोग उसे थैंक यू और गुड बाय बोलते हैं। उनके जाने से पहले रिमरू उन्हें एस रैंक इक्विपमेंट्स गिफ्ट करता है, जिससे वो लोग बहुत खुश होते हैं और इन्हें अलविदा कहकर अपने टाउन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रिमरू शीजू के लिए ग्रेव बनाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो लियोन से शीजू के हर आंसू का बदला लेगा। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं और गांव का डेवलपमेंट अभी भी जारी है। रिमरू अपने घर जाता है और वो अकेले में कुछ टेस्ट करना चाहता था। वो शीजू का रूप ले लेता है और ग्रेट सेज की मदद से अपना एक क्लोन भी बना लेता है, क्योंकि वो अपना जेंडर जानना चाहता था, पर वो देखता है उसका कोई जेंडर ही नहीं है। वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके एक ओल्डर वर्जन भी बनाता है। फिर उसे याद आता है कि वो इस ह्यूमन फॉर्म में फूड भी टेस्ट कर सकता है और इससे वो बहुत खुश हो जाता है और रिगर्ड उसके लिए एक बहुत ही टेस्टी मील बनाने चले जाता है। रिमरू को रिगुर मिलता है और वो उसे भी डिनर में इनवाइट करता है। रिगुर रिमरू को बताता है फॉरेस्ट में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट्स के बारे में पता चला है। रिमरू रंगा को समन करता है और उसे एज अ बैकअप जाकर देखने के लिए कहता है। फिर रिमरू उसी केव में आ जाता है जहाँ उसे वेल्डोरा मिला था और वो अपनी एक स्किल को टेस्ट करता है जो उसे शीजू से मिली है। इसमें वो अपनी बहुत सारी स्किल्स को एक साथ जोड़ के अटैक कर सकता था। यहाँ पर रिमरू एक नई स्किल सीख लेता है जिसका नाम होता है ब्लैक फ्लेम। फिर रिमरू को ग्रेट सेज से पता चलता है कि रंगा भी अब मुसीबत में है और वो भागता हुआ उनके पास जाता है, पर वो देखता है गोप्ता की हालत बहुत खराब थी और वो उसे तुरंत ही हीलिंग पोशन देता है। इधर रंगा और अदर गॉब्लिन्स फाइट कर रहे थे, पर उन लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और यहाँ पर रिमरू को पता चलता है कि ये जो एनिमीज हैं ये लोग ओगर्स हैं। रिगुरु उनसे शांति से बात करने की कोशिश करता है, पर वो लोग बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो लोग रिमरू की बेइज्जती करने लगते हैं और उसे एक इविल डीमन कहते हैं, पर रिमरू को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। रिमरू ने फिर से शांत करने की कोशिश करता है, पर उनका लीडर सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब रिमरू के पास भी और कोई रास्ता नहीं था और वो रंगा से कहता है कि वो पिंक हेयर वाली लड़की से फाइट करे, पर उसे कोई ज्यादा चोट ना पहुंचाए। इधर रिमरू अपने पहले एनिमी को सुला देता है और दूसरी एनिमी को अपने स्पाइडरमैन वाली स्किल से बांध देता है। तीसरा एनिमी को अच्छे से कूट देता है। रिमरू बाकी दो बच्चे लोगों से कहता है, अगर तुम अभी भी चाहो तो हम बात कर सकते
लगते हैं, पर वो लीडर तैयार ही नहीं था और वो रिमरू पर अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है। रिमरू के विलेज वाले उसकी हालत देखकर थोड़ा डर जाते हैं, पर तभी रिमरू अपना टूटा हुआ हाथ उठाता है और उसे एब्जॉर्ब करके रीजनरेट कर लेता है। और ये देखकर लीडर रिमरू पर फायर अटैक करता है, पर रिमरू का आग से कोई पुराना रिश्ता है, आग उसे जलाती नहीं। अब रिमरू सीरियस हो जाता है और उन्हें अपनी असली ताकत दिखाता है। वो अपनी ब्लैक फ्लेम का इस्तेमाल करके एक जगह पर अटैक करता है, पर लीडर अब भी लड़ना चाहता था और उसके सामने पिंक हेयर वाली लड़की आती है और उसे शांत होने के लिए कहती है। एंड में रिमरू वापस स्लाइम बन जाता है और उन्हें अपना मास्क देता है ताकि वो चेक कर सके कि जिन्होंने उनके विलेज पर अटैक किया था क्या उसके पास भी यही मास्क था। पर तब लीडर को पता चलता है कि ये मास्क तो दूसरा है। फिर वो लीडर उनसे माफी मांगता है। रिमरू उन लोगों को भी अपने गाँव में इन्वाइट करता है और वो लोग दोस्त भी बन जाते हैं। रात को रिमरू खाना टेस्ट करता है और उसे वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिससे सारे गॉब्लिन्स भी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओगर्स का लीडर इन लोगों को अपनी स्टोरी बताता है कि जिसने इनके गांव पर अटैक किया था वो एक ओर्क की आर्मी थी और उनमें से एक ने मास्क लगाया हुआ था, जिस पर काइजन कहता है पर ओक्स तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर होते हैं, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये लोग सोचते हैं किसी डीमन किंग ने उनकी मदद की होगी। बेचारे 300 ओगर्स में से सिर्फ 6 ही बचे हैं। अब रिमरू उससे पूछता है कि अब उसके आगे का क्या प्लान है, पर असल में उसका कोई प्लान नहीं होता, जिस पर रिमरू उसे आइडिया देता है वो लोग इनके साथ ही रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज नहीं तो कल इनका गांव भी उनका शिकार बने और तब ये लोग मिलजुल कर एक साथ उनसे लड़ेंगे। जिस पर वो लीडर कहता है कि उसे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। फिर हम ये दोनों ओगर्स को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक पेड़ पर गुस्सा करते हुए कहता है काश मैं स्ट्रॉन्ग होता। अगले दिन लीडर रिमरू को बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो इनके साथ ही रहेगा और अब रिमरू इन सभी को नाम देता है, जिसकी वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है सभी ओगर्स अब इवॉल्व हो चुके हैं। बेनीमारू उसे बताता है कि वो लोग अब कीजन्स बन चुके हैं और जो शूना थी वो भी अब पहले से और ज्यादा क्यूट हो चुकी है। शियोन भी और ज्यादा प्रिटी हो गई है और जो हाकुरो है वो और ज्यादा यंग हो चुका है और जो कुरोबे है वो एक जापानीज इंसान की तरह दिख रहा है। दूसरी तरफ ओर्क की आर्मी बहुत ज्यादा तहलका मचा रही है और जो लिजर्ड मैन की आर्मी है वो अपने किंग को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ओर्क्स की आर्मी इन्हीं की तरफ आ रही है और उस आर्मी में ऑलमोस्ट 2 लाख ओर्क हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि उस आर्मी ने ओगर के विलेज को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से किंग अपने बेटे गाबिरू को ऑर्डर देता है कि वो रिमरू के विलेज से हेल्प मांगे। दूसरी तरफ हाकुरो अपने स्टूडेंट्स को बहुत कड़क ट्रेनिंग दे रहे थे। बेनीमारू रिमरू को बताता है कि ओर्क आर्मी के पीछे कोई डीमन किंग नहीं, कोई ओर्क लॉर्ड होगा। ये ओर्क लॉर्ड 100 सालों में एक बार जिंदा होते हैं। रिमरू बेनीमारू से रीजन पूछता है कि उन्होंने उसके गांव पर अटैक क्यों किया। बेनीमारू बताता है उनके गांव में एक आदमी आया था जिसका नाम गेलमट था। उसने इन लोगों को नाम देने की भी बात की थी, पर बेनीमारू ने मना कर दिया था क्योंकि उसे वो सही नहीं लग रहा था। और रिमरू को याद आता है कि उसने ये नाम पहले भी सुना है। वहाँ पर सू आता है और बताता है एक लिजर्ड मैन की आर्मी उनकी तरफ आ रही है। गाबेरू के दोस्त उससे पूछते हैं कि वो लीडर कब बनेगा, जिस पर गाबेरू कहता है कि वो अभी तैयार नहीं है, पर उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो बिल्कुल तैयार है और वो एक बहुत अच्छा लीडर होगा। ये सुनकर गाबेरू का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। फिर हम रिमरू के विलेज को देखते हैं जो अब काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था। यहाँ पर तो सिल्क का फैब्रिक भी बन रहा था जो कि शूना बना रही थी। फिर वहाँ पर शियोन के साथ रिमरू भी आता है क्योंकि शियोन अब रिमरू की असिस्टेंट है और ये देखकर शूना काफी जेलस हो रही थी और ये दोनों वहीं पर रिमरू के लिए लड़ने लगते हैं। पर रिमरू खाना खाने का बहाना बनाकर वहाँ से बच जाता है। रिमरू बहुत खुश था क्योंकि शियोन ने इसके लिए खाना बनाया था, पर जब वो खाना देखता है तो वो बहुत डर जाता है। इवन वो ग्रेट सेज से हेल्प मांगता है। वो कहती है तुम्हें जिंदा बचना है तो अपने स्पून को राइट साइड कर दो, और वो ऐसा ही करता है जिससे वो खाना गुप्ता के मुंह में चले जाता है। वो बेचारा बहुत तड़प रहा था और उसके कलर भी चेंज हो गया था और तो और बेचारा बेहोश भी हो जाता है। अब ये ओगर्स लिजर्ड मैन की आर्मी से मिलते हैं। गाबेरू बहुत कॉन्फिडेंस से सामने आता है और उनसे कहता है अब से तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे। रिमरू उससे कहता है यहाँ का लीडर मैं हूँ तो तुम मुझसे बात करो। ये सुनकर गाबेरू उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वो एक स्लाइम है। ये सुनकर तो रंगा उसे मारने ही जाने लगता है, पर रिमरू उसे रोक लेता है। तभी वहाँ गुप्ता आता है और शियोन उसे लड़ने के लिए खड़ा कर देती है। वो काफी डरा हुआ था और रिमरू उससे कहता है अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हें शियोन का खाना खाना पड़ेगा। और इस चीज से वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है कि कुछ भी हो जाए वो हार नहीं सकता और वो उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। रिमरू बाकी लोगों से कहता है ये लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार है, पर उनके अंडर में नहीं, उनके ऊपर रहकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये
ओर्क की आर्मी बहुत ही तेजी से लिजर्डमैन आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। रात को ये सभी लोग बैठकर बात कर रहे थे कि आखिर इन ओर्क्स के पीछे है कौन। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी इनके सामने एक ड्रायड आती है जो कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसका नाम ट्रेनी होता है। वो रेमरू से कहती है, हे मॉन्स्टर किंग, मैं चाहती हूँ अब उस ओर्क लॉर्ड को मार दो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में जानेंगे, सो सब्सक्राइब कर दो वरना मिस हो जाएगा।